नमस्कार, बिग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और बिग बुलेटिन आपका फेवरेट शो है, ये हम भी जानते हैं। और आज आपके फेवरेट शो बिग बुलेटिन में हम टेलीविजन के इतिहास की सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। ये बहस है जाट आरक्षण के जो पक्ष में लोग हैं उनके बीच में और जो जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं उन लोगों के बीच में। आज के मंच में हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को इनवाइट नहीं किया, हालांकि उनका संबंध पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज यहां पर वो हमारे पैनल में बैठे हैं, जाट समुदाय के हित की बात करने वाले, आरक्षण जो लोग चाहते हैं और एक ऐसे लोग जो जाट आरक्षण के विरोधी हैं। हरियाणा में पिछले कई दिनों से एक आंदोलन की आहट हो रही है, लेकिन यह आंदोलन नहीं बल्कि बड़ी आफत बनने वाला है। जिस तरह जाट आंदोलन की पटकथा लिखी जा रही है और जिस तरह उसके विरोध में कहानी बयां की जा रही है, उससे दो वर्गों का टकराव होना लगभग तय है। और अगर टकराव हुआ तो हरियाणा के हालात शायद गुजरात से भी बदतर होंगे। हरियाणा में दरअसल क्या हो रहा है, खुलेआम दो सेनाओं की भर्ती की जा रही है, लेकिन कानून नाम की कोई भी चीज कम से कम आज की तारीख में तो हरियाणा में दिखाई नहीं दे रही है। इस आंदोलन को लेकर सरकार कितनी संजीदा है, यह भी आप इस चीज से समझ सकते हैं कि प्रदेश में सेनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 28 सितंबर को सरकार जाटों से निपटेगी कैसे, क्योंकि जाटों ने कहा है कि 28 सितंबर को दिल्ली का दूध पानी सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाएं जो हरियाणा से लगती हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और ये लोग सड़क पर होंगे, और जब सड़क पे होंगे तो टकराव तो बनता ही है। अब लड़ाई में सीधा मुकाबला होने वाला है, वो है जाट सेना और राजकुमार सैनी जो इस आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी एक सेना बना दी है, सैनी सेना के बीच में। बिग बुलेटिन में आज हम बहस इसी पर करेंगे। राजकुमार सैनी भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बूंद बूंद पानी को तरसेगी दिल्ली, दूध और दही के पड़ेंगे लाले। हरियाणा से नहीं हो पाएगी सब्जियों की सप्लाई। अब जाट सेना पर होगा आंदोलन का जिम्मा। यह हरियाणा में आरक्षण के आंदोलन का नया बीज है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए हरियाणा में कानून को कैसे चुनौती दी जा रही है। सिर पर काला कपड़ा, हाथों में धारदार हथियार। साफ है कि अब हरियाणा और दिल्ली की आवाम का चैनो सुकून छिनने वाला है। अब आप खुद ही सुन लीजिए कि हरियाणा में कैसे जाट सेना में भर्ती का प्रचार हो रहा है। 28 नंबर का दिल्ली घेराव का ऐलान किया हुआ है, उसके इस संबंध में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हर क्षेत्र से युवाओं को संबोधित करें, उनको तैयार करें। और युवा जाट सेना जो हमने तैयार की है। मनोहर लाल के हरियाणा में जाट सेना की भर्ती डंके की चोट पर हो रही है और कानून यहां से कोसों दूर। हरियाणा में आरक्षण की आग भड़काने की साजिश रची जा रही है और सरकार तनिक भी संजीदा नहीं। अब 12 सितंबर को दिल्ली में बैठक होगी और फिर आंदोलन की नई स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। कि जाटों के आरक्षण के मामले में ज्यादा न बताते हुए कि हमारा कोर्ट के द्वारा भी रद्द कर दिया गया, और वैसे भी तो उसी संदर्भ में हम अपना एक आगे की रणनीति बनाने के लिए जो हमारी राष्ट्रीय रणनीति क्या होगी, उसी संदर्भ में हमने 12 तारीख की एक बैठक दिल्ली में आहूत की है। आरक्षण को लेकर जाट अब आर पार की लड़ाई छेड़ने के मूड में है और आरक्षण हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लिहाजा सोचना सरकार को होगा जाटों को कैसे रोका जाए। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जाटों को सरकार मना पाएगी? ये सच है कि गुजरात में पटेलों के आंदोलन से हरियाणा के जाटों का हौसला बढ़ा है और अगर सरकार ने जल्द गंभीरता नहीं दिखाई तो हरियाणा में भी हालात गुजरात से बदतर हो सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिग बुलेटिन के इस बिग रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की जो बहस का मुद्दा है वो जाट आरक्षण है। जाट आरक्षण के पक्ष में जाट समुदाय संघर्ष करने पर उतारू है, वहीं पर इसका विरोध कर रहे हैं राजकुमार सैनी। आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में राजकुमार सैनी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं गोविंद ठुकराल साहब, ईटीवी के सलाहकार संपादक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं संतोष दहिया जी, आप अध्यक्ष हैं सर्व जाट सर्व खाप की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं सूबे सिंह समैन साहब, आप सर्व जाट और सर्व खाप के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हवा सिंह सांगवान साहब हैं, हमारे साथ ये रोहतक से जुड़े हैं, जाट नेता हैं बड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जसबीर भट्ट हैं, ये पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जसबीर जी, आपका भी एडवांस में स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं, कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, तो आज पहला मौका हम देते हैं संतोष दहिया जी को। आरक्षण के लिए कमर कस ली है मैडम आपने, और अपनी सेना भी आपने तैयार कर ली है। जी देखिए, जाटों के पास पहले जमीन थी तो जाटों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे पास जमीन थी हमने कभी डिमांड भी नहीं की। लेकिन आज गांव में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारे लोगों के पास ना जमीन है, ना कोई आजीविका का दूसरा कोई साधन है। ऐसे में जाट समुदाय को ऐसे लगता है कि अगर हमें आरक्षण मिल जाए तो हमारे बच्चों को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। क्योंकि अगर आप गांव के उस माहौल में जाके देखेंगे तो वहां पर ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि लोगों के घरों में सब्जियां नहीं बनती हैं। अगर कोई अपने बच्चे को कहीं पढ़ाना चाहता तो अच्छे स्कूल में एजुकेशन नहीं दे सकता। अगर किसी का बच्चा बीमार हो जाता है तो वो अपने बच्चे को अच्छी अच्छा, ये जो हालात आप बता रही हैं मैडम, ये जो आप हालात बयां कर रही हैं, ये केवल जाटों के घरों में ही ऐसा हो रहा है, बाकी जातियों पर भी असर है इसका? देखिए, जो हमारे समकक्ष जातियां हैं, जो किसान वर्ग हैं, उन सबको 90 में आरक्षण मिल गया था। क्योंकि जो हमारे बराबर की जातियां हैं, सैनी हैं, गुज्जर हैं, यादव हैं, जो किसान वर्ग रहा है, उनको आरक्षण 90 में मंडल आयोग के वक्त मिल चुका है। और उस वक्त हमें आरक्षण से बाहर रखा गया। उस वक्त भी कोई बड़ी साजिश हमारे अगेंस्ट की गई थी। और हमारे बराबर कुछ जातियां हैं, जैसे रोड हैं, त्यागी हैं, जट सिख हैं, बिश्नोई हैं, उन लोगों के भी घरों में आज सब्जियां नहीं बनती हैं, तो वो सारे के सारे लोग आज आरक्षण से बाहर हैं। तो ऐसे में जब सब पूरे देश का लोगों की तरक्की होनी चाहिए, वहां पर क्या इन लोगों के पास आज कुछ नहीं है, तो क्या ये अपनी आवाज भी ना उठा सके? आज एक सवाल और मेरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे परिचर्चा में। जो सेना आप लोगों ने बनाई है जाट समुदाय ने, आपको क्या जो हरियाणा पुलिस है या जो हिंदुस्तान की सेना है इसमें एतबार नहीं है? सेना बनाना तो एक विद्रोह करने वाली जैसी बात है। और बाबा रामदेव ने जब सेना बनाने की बात की थी तो लोग कह रहे थे इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला कर दिया जाना चाहिए दर्ज। जी देखिए, सेना बनाना एक अलग तरीका है। सेना बना के अभी जाट समुदाय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि कहीं कोई आरोप लगाए। क्योंकि अगर मैं डंडों की सेना की बात करूं तो जो संघ है, जो बीजेपी का प्रमुख जो एक धड़ा है, संघ जिसको हम कहते हैं, उनके हाथ में तो कभी से डंडे रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो किसी का अहित कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर जाट समुदाय ने लोगों को एक सेना के रूप में तैयार किया है तो अपनी लड़ाई दूसरे तरीके से शांतिपूर्वक लड़ने के लिए उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई विद्रोह कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक एक भी एग्जाम्पल आपके सामने नहीं है, कोई विद्रोह उन्होंने नहीं किया। ठीक है, वो सेना बनाई है, वो अपने हितों की लड़ाई के लिए सेना तैयार की गई है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिनको आरक्षण मिला हुआ है, जैसे हमारे राजकुमार सैनी जी बोलते हैं, इनको तो आरक्षण मिला हुआ है, फिर ये लोगों को भड़काने के लिए सेना क्यों बना रहे हैं? जी बिल्कुल। राजकुमार सैनी साहब, आपके पास सीधा आ रहा हूं। राजकुमार सैनी साहब, आप लोगों को आरक्षण मिला हुआ है, जाट अगर आजकल कमजोर हालात हैं, घर पे सब्जी नहीं बन रही है, उनके नौकरी नहीं मिल रही है, खेती बची नहीं है, क्यों विरोध करके आप विरोध की मुखालफत में झंडा गाड़कर अपने आप को नेता साबित करने पे लगे हैं? मैंने कभी भी जाट की रिजर्वेशन मिलने ना मिलने की ना कभी खिलाफत की है और ना आज करता हूं। मैंने सिर्फ ये पक्ष रखा है कि 27% आरक्षण जिन लोगों को पहले एनसीबीसी आयोग ने जो आर्थिक तौर पे और जो सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे पिछड़े हुए थे, ये आरक्षण का प्रावधान सिर्फ उनके लिए रखा गया था। और यदि उस वक्त एनसीबीसी आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो जातियां
चाहे वो कोई पशु चराने का काम करती है, चाहे कोई साग सब्जी की छोटी लैंड होल्डिंग का काम करती है, चाहे कोई धोबी का काम करता है, कोई कुम्हार का काम करता है, पानी भरने का काम करता है। आज सभी के पास, चाहे कुम्हार के पास कोई घड़ा खरीदने नहीं जाता, आज फ्रिज खरीदता है। कश्यप के पास से कोई आज पानी नहीं भरवाता, वहां आज टूंटी लगी हुई है। आज जो बढ़ाई है उसके पास से कोई अपना औजार नहीं बनता, आज बड़ी बड़ी कंपनियों के औजार बनाने के दूसरी मशीनें आ चुकी हैं। आज ठीक उसी प्रकार से जुलाहे की कोई रजाई नहीं लेता कि आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की पॉइंट पे आइए सर। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, जो लैंड होल्डिंग की बात बहन संतोष दहिया जी कर रही हैं, ये क्या जमीन इन्हीं की कलियों की छीनी है, या इनकी लैंड होल्डिंग कमजोर हुई है, या कि इसमें ब्राह्मण भी खेती करता था, इसमें राजपूत भी खेती करता था, या इसमें अगर बनिया भी कहें तो उसकी भी आज बड़े बड़े मॉल अपने बड़ी लैंड होल्डिंग के लोगों के आज पूरा गुड़गांव जाट समुदाय के पास है। आज पूरा सोनीपत जो बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े एक सवाल मेरा आपसे लोगों की है, आपके सुर में सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता का बयान आया है। आपके आगे का जो इलाका है वहां के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जी जाटों को आरक्षण दे दिया जाए, लेकिन आर्थिक आधार पर दे दिया जाए। यानी कहीं ना कहीं आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। हमें यह लगता है सैनी साहब कि भारतीय जनता पार्टी तो जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, धनखड़ साहब हो, या जितने भी जो नेता हैं, आपको अलग से खड़ा कर दिया कि भाई आप जो है ओबीसी के जो वोट है ना, इसको कैप्चर करके रखो, हमारा आशीर्वाद प्राप्त है। क्यों नहीं? आपको आशीर्वाद प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी का? मैंने यही बात पहले भी रखी थी। पहला सवाल का जवाब दीजिए। आपको भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, आला कमान है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है कि आप ओबीसी वोट बैंक को कब्जा के रखो, जाटों को हम बहका रहे हैं? देखिए, अगर किसी के घर में कोई घुसेगा, अगर वो टेलीफोन उठा के थानेदार की इंतजार करेगा, पहले तो उसे खुद ही सामना करना पड़ेगा। आज ओबीसी के घर में 27% जो आरक्षण है, वो 52% लोगों का आरक्षण उन लोगों का है जो वाकई तौर पे जो है ना, जिनके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं थी, जिनके पास कोई कारोबार नहीं थे, आज उनके कारोबार छिन चुके हैं, ये उनका है। अगर जो शासक समुदाय है, अगर जर्नल का सारा क्राइटेरिया अगर आज ये श्वेत पत्र जारी करके दिखाएं कि किस बरादरी को कितना मिला हुआ है, उस श्वेत पत्र जारी करने से ये आपके पास लौट रहा हूं। हमारे साथ सुबह सिंह समैन साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं, आपके पास आते हैं मैडम, अगले उसमें आते हैं आप, ये भी आप ही की तरफ से है मैडम। सुबह सिंह समैन आपके पास आते हैं ना। समैन साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, समैन साहब से मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं सैनी साहब, ठीक है, और ये मुखालफत कर रहे हैं जाट आरक्षण की, लेकिन वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि हम आपको आपका हक दिला के रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो बाजी है, वो जो आरक्षण नहीं चाहते उनके हाथ लगे, यानी आप लोग उसमें हार गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या खेल है ये राजनीति का? मुकेश जी, एक मिनट। देखिए, ऐसा है जी मुकेश जी, हाँ, जैसे सैनी साहब ने फरमाया कि भाई जो हमारा 27% है, जो हमारा घर में घुसने की बात है, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब रिजर्वेशन, जब संविधान बना, सिर्फ संविधान के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को ही ये मिला था। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद वीपी सिंह की सरकार में जो है नी बैकवर्ड क्लास को भी नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया था। और हरियाणा के अंदर 91 के अंदर जब ये कमीशन, हमारा गुलाम कमीशन जो था, उसमें जब इनको दिया गया, भजन लाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री थे और उससे पहले थे हमारे सवाल, सीधा सवाल था। मेरी बात, राजनीति इतिहास हमें पता है, दर्शकों को भी पता है, आपके जो लोग हैं उनको भी पता है। मैं ये कह रहा हूं, जब इनको कंसीडर कर लिया और ये जब उसके अंदर घुसे, उसमें सैनी भी घुसे, राजपूत सॉरी अपने अहिर भी घुसे, गुज्जर भी, रोड नहीं, उसके अंदर लोधा घुसे, कंबोज घुसे। सिंपल सवाल, आपको क्या इसमें राजनीति लग रही है? ये सभी जातियां आधार पर काम करने वाली हैं। जब ये घुसे तब इनको इस बात का नहीं एहसास हुआ कि हम किसके घर में घुस रहे हैं। आज उसको अपना घर मान बैठे, मतलब किसी के घर में मेहमान बन के है, और ये खुद दूसरों के मतलब वो मालिक बन बैठे। आप इस बात को इनको भी सोचना चाहिए नहीं
जब आप संविधान में लिखा हुआ मेरे है, सवाल का जवाब जब नहीं भी दे रहे जिसका हैं। राइट बनेगा। इससे पहले कि आपके पास दोबारा लौटूं, हम बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर अंतर्कलह की स्थिति में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार सैनी पहले से ही आरक्षण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब पार्टी के कुछ और मनोहर लाल के मंत्री जाट आरक्षण के विरोध में उतर आए हैं। ये आपको सुनवाते हैं, आप देखिए और फिर फैसला कीजिए। जो सवाल मैंने सुमैन साहब से किया था उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए उसके अंदर जाट दिल्ली का दम निकालने की जोर आजमाइश कर रही हैं। तो पिछड़ा वर्ग जाटों के आंदोलन को बेअसर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक तरफ जाट युवा सेना है तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की पिछड़ा वर्ग ब्रिगेड। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई कर रहे राजकुमार सैनी ने ये ऐलान किया है कि उनकी सेना दिल्ली में किसी भी सामान की सप्लाई नहीं रुकने देगी। दिल्ली के अंदर उससे 2 गुना दूध और सब्जियां सप्लाई कर देंगे। जितनी दिल्ली वालों को एक दिन के लिए जरूरत है, 2 दिन का माल पहुंचा। अब आप इसे सेवा और सहयोग समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके पीछे का मकसद कुछ और है। सैनी साहब को डर है कि कहीं जाटों के आंदोलन के आगे सरकार झुक ना जाए। डंडे उठाकर सड़कें घेरने चाहते हैं और हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। हमें यह है कि कहीं सरकार अंडर प्रेशर, जैसे पहले अपील डाल दी थी, कल फिर सरकार जो है ना दबाव में आकर के कोई इस प्रकार का कि दिल्ली का पानी खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो गई, अब क्या करें। जाट आरक्षण का देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने वाले सांसद सैनी के सुर जरा बदल गए हैं और अब उन्होंने नया तराना छेड़ दिया है। कानून के दायरे में अपने हक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार से उन्होंने कल नारनौंद के अंदर काले कपड़े पहना करके खून का तिलक करके जीने और मरने की कस्में खिलवाई हैं, वो किसको मारना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, राजकुमार सैनी को, या सरकार को, या देश को? आरक्षण को लेकर पहले भी जाटों का आंदोलन हिंसक हो चुका है और कई दिनों तक हरियाणा में कर्फ्यू जैसे हालात रहे हैं, लेकिन पहली बार जाट सेना के सामने पिछड़ा वर्ग सेना खड़ी होगी। ऐसे में कहीं टकराव की नौबत ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखना यह भी होगा कि दोनों सेनाओं की राजनीति क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद यही था कि आप इस पूरे के पूरे जो आप कहें कि राजनीति को या अपने हक की लड़ाई को या अपने हक को जिंदा रखने के लिए दूसरे की मुखालफत को हम आपको समझा सकें। हमारे साथ हवा सिंह सांगवान साहब जुड़े हैं, आप जाट नेता हैं। सांगवान साहब, अब 28 सितंबर की तारीख निर्धारित हुई है, आप लोगों ने अपनी सेना बना ली है, ये सेना करेगी क्या? थोड़ा सा हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। और जो दर्शक जाट आरक्षण का हक मिले इस लिहाज से देख रहे हैं, या जाट आरक्षण का क्या होगा राजकुमार सैनी के कुछ लोग देख रहे होंगे, तो उनका ज्ञानवर्धन हो सके कि सेना को लेकर आप करने क्या जा रहे हैं। ऐसा है कि सेना के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। शिवसेना, जैसे संतोष ने भी बताया, नहीं डर तो हम नहीं रहे हैं, क्या करेगी सेना वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, और उसके बाद वो कंबाइंड हो रहे हैं, जागर तोड़ रहे। सुनो, आपकी सेना शिवसेना महाराष्ट्र में आज तक राज करती थी, आपने कभी एतराज नहीं किया? आपके शिवसेना शिव सैनिक जो है राज करते रहे महाराष्ट्र में, कई जगह राज कर रहे हैं और सब जगह बनी हुई पहले से। आरएसएस जो हमेशा लाठियां लेके यही काम कर रही है, तो जाटों जब लाठी उठा रही तो आपको डर क्यों लग रहा है इनको? देखो, जाट जो है सैनिक है और ये उनका काम है और करेंगे वो, और जो करना है वो समय आने पर करेंगे। बाकी जो ये सैनी साहब की बात है, सैनी साहब जो को फालतू बकवास करते हैं, अच्छा नहीं है। एक एमपी है, सांसद है, और ये ठेकेदारी ले रहे हैं, सब बातें ये ठीक नहीं है। शब्दों का ध्यान रखिए सांगवान साहब, आप इस वक्त प्रदेश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो पर बोल रहे हैं। आप अपने शब्दों के चयन का ध्यान रखिए। आप बहुत ही सम्माननीय हमारे मेहमान हैं और उसी तरीके से सम्मान पूर्वक
हम राजकुमार सैनी साहब को लेकर आए। देखो, हाँ सुनो मेरी बात जी, हाँ हाँ, इसीलिए सम्मानपूर्वक इनको सुनाइए। बोलो कि सम्मानपूर्वक बात करें, आपस में लड़ाने की बात नहीं करें। मैं सम्मानपूर्वक बोल रहा हूं इनको, और बहुत बोला है। ये कभी राउंड बोलते हैं जाटों, कभी कुछ बोलते हैं, ये बात नहीं चलने देंगे हरियाणा में। आपको इनको स्पष्ट बता दो ये बात। वो जो कुछ बोलना ये हो कुछ ही आप देते हैं, बोलिए। राउंड बोल देते हैं। आपके उसके लिए चैनल पर हरियाणा सुना की है, सारी अभी सड़कें कैसे खुली बोल रहे हैं, सारे मंच खुले हैं। बिग बुलेटिन का ये मंच हाँ, तो बताओ, आपस बता रहा में हूं प्यार मैं से तो। बातचीत करने का है। अब प्यार से बातचीत करेंगे। हाँ जी। आप दोनों को आमने सामने बिठाया ना आज। हमारा मकसद है कि जो बात है आमने सामने बैठकर हो। सुमन संतोष धैया जी बिल्कुल हाँ, इनके साथ में बैठी हाँ, तो हैं, इसलिए- सुमन साहब बैठे हैं, आप बैठे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बोल हमारा रहा हूं मकसद जो है कि आप मैं- दोनों की बातचीत करवाना तो मैं- है एक दूसरे मैं- के। हाँ हाँ, मैं इसलिए तो शब्दों के चयन का ध्यान रखिए, बाकी ज्यादा कुछ नहीं। जसबीर भट्ट साहब हमारे साथ हैं, पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। आप कैसे देखते हैं ओबीसी बनाम देखो, जाट हो गई ये अब लड़ाई? बात तो बोलने दो, आप बीच में इस बात छोड़ दी, मैं क्या बोलूंगा फिर? हाँ, होगी ऐसे। यदि ऐसे आप लोग इनको ऐसे करोगे, प्रोत्साहित कर रहे हो, इनकी रोजाना बात सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है, जाट सुन रहे हैं, ये भट्ट कोई साहब। तरीका होता है? या मैं ये नहीं करना दूंगा, 27 में नहीं जाना, ये कौन होते हैं? होते कौन है? क्या सांसद बन गया कोई? क्या हुआ? वो तरीका है कोई? क्योंकि कौम को बोला ये इसका ये अधिकार नहीं, उसका ये भट्ट साहब, अधिकार नहीं, आप कैसे रोक सकता ओबीसी है कोई के पता नेता नहीं के किसी तौर को? पर हमारे बहुत साथ गलत जुड़े बात हैं। ये ये जो जाट लड़ाई कौम हो कभी गई सहन है, नहीं करेगी, इस अब बात को याद जाट रखना। बनाम ओबीसी हो गई है, या यूं कहिए कि जाट सेना बनाम सैनी की सेना हो गई है। ठुकराल साहब आपके पास आ रहा हूं। ये जो लड़ाई है ये अब किस तरीके का रुख अख्तियार कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि जाट समुदाय सेना तैयार कर रहा है कि हम दिल्ली सील कर देंगे, वहीं सैनी साहब भी तैयार हो गए हैं और कह रहे हैं जी हम तो दिल्ली को जो सील करेगा हम उनसे निपट लेंगे, हम वहां पे सप्लाई पहुंचाएंगे, ये पानी बंद करेंगे, ये वहां पे पानी लेके जाएंगे, ये दूध रोकेंगे, दूध लेके जाएंगे। क्या मसला क्या है? कुछ आपको लग नहीं रहा कि जिस तरीके के हालात अभी आपने देखे गुजरात में हुए हैं, वैसे ही हालात यहाँ पर हरियाणा में पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही? नहीं, आप अगर इसको पूरे संदर्भ में देखना चाहें तो जो गुजरात में पटेलों ने किया है और जो एजिटेशन शुरू हो गई है, 9-10 लोग मारे गए हैं, उसके बाद वो पटेल लीडर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने जाट लीडरों से बात की, गुज्जर लीडरों से बात की। अब वो महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र में वो मराठों से बात करेंगे, उसके बाद बाकी जातियों से बात शुरू हो जाएगी। एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट खड़ी हो रही है। हरियाणा की मूवमेंट जाटों की अभी तक कमजोर थी, उसको भी थोड़ी सी इसमें ताकत मिली है। सवाल यह है कि ये मूवमेंट है क्या अपने आप में, और कौन लोग इस मूवमेंट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सी किस किस्म की सियासत इसमें से निकल के आ रही है। पहली सियासत तो ये है जो पहले मंडल के वक्त में हुई थी, अब भी हो रही है, वो तो ये है कि हम किस क्राइटेरिया, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो कुछ भी रिजर्वेशन का हुआ है उसके पीछे सियासत वोट की हुई है या क्या सियासत हुई है। नंबर एक तो ये है। अब उसी में जो बात ये कही गई कि जाटों की जो खेती करते हैं उनकी हालात बहुत कमजोर हैं, तो बाकी जातियां जो खेती करती हैं उनके हालात भी कमजोर हैं। पंजाब में सिख ज्यादा खेती करने वाले हैं, उनके हालात भी कमजोर हैं, और ब्राह्मण और राजपूत हिमाचल में और बाकी प्रांतों में करते, राजस्थान में करते हैं। अब गुज्जरों की भी बात ले लीजिए। ये जो सारी एक बिखराव सा नजर आता है, उसके पीछे एक लड़ी भी नजर आती है, जो एक जुड़ाव भी नजर आता है। वो ये है कि अगर राजनीति है ये, बीजेपी इसमें आपको बटी बटी नजर आती है, लेकिन बाकी कांग्रेस भी बटी हुई है, बाकी पार्टी भी बटी हुई है। जितने भी नेता अपने बिग बुलेटिन में आ रहे हैं वो अपनी अपनी, हमने तो देखा जाति के हिसाब से बयान आ रहे हैं, जाति के हिसाब से बयान भी आ रहे हैं, अपना वोट बैंक ज्यादा प्यारा है। लेकिन वोट बैंक भी है, उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की आर्थिक बदहाली का हाल है, किसानों का जो बदहाली का हाल है, वो भी सामने है। सवाल यह है कि उस बदहाली को, खेती के क्राइसिस को समझ के कुछ करने की जरूरत है, या इसको जात के साथ जोड़ के चलने की जरूरत है। ये जो परिचर्चा है ये इसी तरह से जारी रहेगी, और बिग डिबेट में हमारे साथ चाहे जाट समुदाय के हों या फिर जाट समुदाय की आरक्षण को लेकर मुखालफत करने वाले हों, सभी के बड़े नेता मौजूद हैं, क्योंकि ये है बिग बुलेटिन। कहीं मत जाइए, बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है जाट आरक्षण को लेकर। जाट आरक्षण की मुखालफत कर रहे हैं राजकुमार सैनी, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डिस्कशन का दूसरा दौर आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि पहला दौर हमने जाट आरक्षण के पक्ष में जो चल रही है संतोष दहिया जी, उनसे शुरुआत की थी। राजकुमार सैनी साहब, ये जो जाट आरक्षण है ये किसी को मिले ना मिले, एक चीज तो बढ़िया हो गई है, आप तो बड़े नेता बन के उभर आए ओबीसी के। देखिए, मुझे कई बार मैं ये कह चुका हूं कि मुझे नेता बनने की या बनाने की, मैं पंची से एमपी टू एमपी, अगर मुझे ये कहूं कि मैंने हिंदुस्तान के चुनाव इतिहास का कोई चुनाव ऐसा छोड़ा नहीं है जिसको मैंने जीता या लड़ा नहीं है। पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने तो कहा कि मुझे अगले चुनाव लड़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जिस समाज में पैदा हुआ हूं, अगर उनकी बात भी कहने में कमजोर हूं, तो मुझे ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो सुना आपकी नजर जो है मुख्यमंत्री की गद्दी पर है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लोग कुछ बोले, मुझे आपको मैं आज इसी टेबल पे बैठ के कह रहा हूं कि जिस दिन ये जो जमात है, जो ओबीसी की जमात है, जिसको बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिसको सपोर्ट करने के लिए उस वक्त धारा 341-40 इकट्ठी बनाई थी, सिर्फ अगड़ा और पिछड़ा बनाया था। अगड़ा पिछड़े में से इन लोगों को छोड़ दिया गया, जो लोग साग सब्जी उगाने वाले थे, पशु चर थे, या जो छोटी मोटी खेती करते थे, छोटी लैंड होल्डिंग के लोग थे। बड़ी लैंड होल्डिंग के लोगों को तो उसमें ऑलरेडी पहले ही नहीं लिया गया। अब जो बड़ी लैंड होल्डिंग के लोग मराठे या पटेल या जाट इसमें घुसने की कवायद कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर लॉजिकल सा मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि जाटों को आरक्षण देगी थी पिछली सरकार, ठीक है, वो वाला आरक्षण गया सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया। ये वाली जो सरकार है, इसने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, वो याचिका भी खारिज होगी। तो आरक्षण तो इनको मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्यों झंडा और डंडा लेके खड़े हो गए? देखिए, आज राजस्थान ने वहां पर, क्योंकि सरकार वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसकी पूरी पैरवाई ने हमारे बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन की और वहां पे जो है ना, हाई कोर्ट ने ये कह करके कि मैं ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में कोई फैसला दे नहीं सकता, और इसको तो फैसला जो है ना एनसीबीसी आयोग देगा, जो प्रदेश का है। उसमें पहले ही जाट लगा रखे हैं, वो क्या फैसला देंगे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो आंकड़े पेश किए गए थे पिछली सरकार ने, ये वोट के लालच को ध्यान में रखते हुए झूठे आंकड़ों के आधार पर रिजर्वेशन दी गई थी। अगर जाटों को रिजर्वेशन देनी है तो मैं इनका विरोध नहीं कर रहा, फिर सभी को, चाहे ब्राह्मण है, बनिया है या राजपूत है, उनकी भी लैंड होल्डिंग और उनकी दुकानदारी छोटी हुई है, सभी को लेकर के इस रिजर्वेशन का आधार 5 लाख तक की सीमा के क्रीमी लेयर के तहत जो लोग आते हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी, ये वाली सलाह आप मोदी जी को क्यों नहीं देते? ये वाली सलाह आप उनको दो ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो पार्टी के अफसर हैं, जिनके पास कोई लैंड होल्डिंग नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, जिनका रोजगार छिन चुके हैं, बड़ी इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनियां आ चुकी हैं, उन लोगों को सपोर्ट कैसे किया जाए? सपोर्ट तो रिजर्वेशन की, क्या मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि क्या रिजर्वेशन कोई खीर की कटोरी है कि सभी को बराबर बांटी जाए? चलिए दहिया जी के पास चलते हैं। दहिया जी, आपको क्या लगता है जो राजकुमार से एक मिनट की बात थी। अच्छा। अगर ये कमजोर वाकई पात्र हैं तो एक श्वेत पत्र जारी करें, क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में किसकी कितनी नौकरियां, अगर ये पहले भी बात होगी, मैं इनको बताना चाहती हूँ, अगर इनकी कम है तो वाकई दी जानी चाहिए। अच्छा मैडम, आपसे ये सवाल है मेरा, राजकुमार सैनी जी यहाँ पर बिल्कुल आपकी मुखालफत का झंडा लेकर खड़े हुए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है ये कि इनको केंद्र सरकार की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त है कि भाई जो ओबीसी वाले हैं इनका वोट बैंक तू संभाल के रख, जाटों को हमने संभाल रखा है। मेरी इस बात से सहमत है आप? बिल्कुल, मैं एग्री करती हूं, क्योंकि सरकार की सहमति के बिना इस तरह की स्टेटमेंट एक कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई भी सांसद नहीं दे सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे कहने में भी कोई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जब मैं राजकुमार जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोली, मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं अपनी बात रख रही हूँ, आप अब चुप हो जाइए, आपके बीच में मैं नहीं बोली, मुझे अपनी बात रखने दीजिए।
मैं कैसे राजकुमार जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। दूसरी बात, सरकार का बिल्कुल इनको ये मिला हुआ है कि आप इनके अगेंस्ट बोलते रहिए और ओबीसी को इकट्ठा करते रहिए, लेकिन इनको ये नहीं मालूम। ओबीसी भाइयों को मैं एक मैसेज यहां से देना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से, और ये इतना बड़ा मैसेज उनको देना चाहती हूं। अगर भागीदारी की बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं कर देती सरकार? हम बिल्कुल सहमत हैं। और अगर जाटों को आरक्षण मिल जाता है, जो अब हमने 5 जो ग्रुप जिनको आरक्षण हरियाणा में दिया गया था, वो 5 कम्युनिटीज अब इकट्ठी हो गई हैं, और उन 5 कम्युनिटीज को आरक्षण मिल जाता है तो उसके आगे हमारा ऐलान है ये ओबीसी, क्योंकि 60% ओबीसी है इस देश में, 60% ओबीसी को मिलना चाहिए आरक्षण। हम इस हक में हैं और वो हम दिला के रहेंगे, ये हमारे आने वाले वक्त में हम बताएंगे। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने केवल आरक्षण इसलिए दिया था कि लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। अब हर वर्ग में, मैं मानती हूं, हर कम्युनिटी में गरीब आदमी है, हर कम्युनिटी में अमीर आदमी है। ये उन लोगों की बात करते हैं जो जाट कहीं ना कहीं किसी के पास थोड़ी जमीन ज्यादा है, या जो लोग शहर में आगे हैं, ये केवल दोबारा लौटते हैं धैया जी आपके पास। सूबे सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो सेना बनाकर 28 सितंबर की डेडलाइन रखी गई है, दिल्ली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, सील बंद कर देंगे, इन चीजों से आपको लगता नहीं कि आप अपने ही प्रदेश का नुकसान करेंगे? क्योंकि जब आप भीड़ को इकट्ठा करके लाएंगे तो वो वहां पे पहुंचने तक तो आपकी सुनेगी, उसके बाद वो सुनेगी नहीं। हालात वही हो जाएंगे जो अभी गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। ये करना चाहते हैं आप सेना बनाकर? देखिए, सेना जो हमने कल अपने चैनलों पे भी ये बात कही है कि हम जब दिल्ली के चारों तरफ बैठेंगे, हमारे जो जवान बच्चे हैं वो हर प्रकार की उसमें हमारी सहायता करेंगे। क्या सहायता करेंगे? देखिए, वहां जब 2 लाख 3 लाख आदमी वहां दिल्ली के चारों तरफ बैठता है, तो वहां उनके पानी का प्रबंध, उनके खाने पीने का प्रबंध, उनके रहने का प्रबंध, उनके लिए किसी प्रकार की भी सुविधा, मतलब उनका प्रबंध करो और दिल्ली का पानी बंद कर दो। देखिए, जो चीजें जवान बच्चे हैं, दिल्ली में जाट नहीं रहते क्या? देखिए, दिल्ली में जाट रहते हैं, दिल्ली के बाहर जाट हैं। हम ये दिल्ली की सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ जो इतना बड़ा न्याय आप कर रहे हैं, तो हम इसके सिवाय हमारे पास चारा भी क्या है कि दिल्ली कभी ना कभार, तो आज सैनी साहब तो इस बात को मानने ना माने कि नेहरू जी ने भी कहा था दिल्ली के चारों तरफ जाट है, दिल्ली जो हमारी दिल्ली थी भी जाटों की, आज तो हमारे ऊपर आज भी जाटों की है, आज भी जाटों की है, तो दिल्ली थी भी जाटों की, आज भी जाटों की है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं समैन साहब, हम ये कह रहे हैं, एक मिनट मैडम, धैया जी, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से गांधी जी ने, मैडम धैया जी एक मिनट, धैया जी, अच्छा हम जिस तरीके से गांधी जी ने जिस तरीके से अहिंसा पर चलकर इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलवा दी, क्या जाट समुदाय गांधी जी को नहीं मानते कि कम से कम अपना वो करें जो आंदोलन करना चाहते हैं? लेकिन सेना जैसे शब्द से तो घबराहट हो रही है आम आदमी को। मुकेश जी, मेरी बात सुनिए, जिसके साथ कोई न्याय होता है, अब आप सैनी जी ने 2 मिनट पहले आपको ये कहा है कि जो हरियाणा का बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया वो जाटों का था। सैनी साहब ये बता दे उसके अंदर एक भी सिंगल मेंबर जाट हो, सिंगल मेंबर भी जाट नहीं था उसके अंदर। अच्छा, रही बात हमारा जो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उसके अंदर भी कोई जाट नहीं। हम जब कहते हैं हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम सड़क पाएंगे और हम क्या करेंगे? हम अपनी सरकार के सामने अपने बात, हमने प्राइम मिनिस्टर से बात बताई सारी, हमने अमित शाह जी को बताई, लेकिन रिएक्शन कुछ नहीं अब तक। अब कल ना वही बैकवर्ड क्लास कमीशन जिसके सामने क्या लग रहा है कि आपको नहीं लग रहा कि ये पार्टी की, हम किसी की विशेष की बात नहीं करते हैं, आपको नहीं लगता कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियां भी, चाहे वो इनेलो हो चाहे कांग्रेस हो, इस्तेमाल करती है लोगों का, कभी वो जाट समुदाय का, कभी शेड्यूल कास्ट का, कभी शेड्यूल ट्राइब का, और अपनी रोटियां सेकने के काम करते हैं? हमारे को किसी भी पार्टी ने, किसी राजनीतिक पार्टी ने हमारे को 1% भी कोऑपरेट नहीं किया। ना कांग्रेस ने कोऑपरेट किया, ना इनेलो ने कोऑपरेट किया, ना भाजपा ने कोऑपरेट किया। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और हमने स्पष्ट भी कर दिया है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हमारे में घुसने की कोशिश करे वो ना आए। हम अपनी एक बार बीच में रोक रहा हूँ, जसबीर भट्ट साहब के पास चल रहे हैं क्योंकि अभी तक उनको हमने समय नहीं मिल पाया। भट्ट साहब आप बताइए, ये जो ओबीसी बनाम जाट हो गए हैं, इससे जो हरियाणा का भाईचारा है, इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर कि जाट समुदाय के दुश्मन के तौर पर ओबीसी समुदाय सड़कों पे उतर रहा है? ओबीसी बनाम जाट हो गए
बच्चों पर और हमारी आने वाली पीढ़ियों पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं सांसद राजकुमार सैनी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात को लेके कि इन्होंने एक जोरदार पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाई हुई है, ये बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि इतनी हरियाणा की बड़ी मार्शल कौम आज क्यों लड़ाई पे उतारू हो गई है, क्यों इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि इन्होंने एक ब्रिगेड तैयार कर ली और दिल्ली को घेरने की तैयारी कर ली। और जबकि हरियाणा प्रदेश में इनका अपना एक बोलबाला है, ये धरती के मालिक हैं, ये सत्ता के मालिक हैं। यहाँ तक कि हमारे 90 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 40 जाट जीत के आते हैं, जो भले किसी भी पार्टी से जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जीतता जाट है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज ये मुझे तो ये लगता है कि जो अपनी इनकी पावर है, ये सत्ता के जो इनकी ताकत है, उसका दुरुपयोग करके इन्होंने जो काले कपड़े बांध के ब्रिगेड बनाई है, तो ये तो कहीं लगता ये हरियाणा के हित की बात नहीं है, ये तो हरियाणा के एक बहुत बड़े नुकसान की बात है। और हम तो इनके छोटे भाई हैं, हमने तो इनकी सदा सेवा करी है। आज ये पता नहीं क्यों हमारे हक में अंदर हमारा हक मारना चाहते हैं। हवा सिंह जी, ये इतनी बड़ी कौम को शोभा नहीं देता। हरियाणा के मालिक ये लग रहा है कि ये बहुत अच्छी राजनीति कर रही है। मैं हवा सिंह जी के पास जा रहे हैं हम। रोहतक राजनीति को इतना सुदृढ़ कर दिया कि जेड़ियां सामने उठा करके हवा सिंह जी के पास जा रहे हैं। सैनी साहब, एक मिनट रुकिए। लड़ाई खून करके करेंगे। और आप ये आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि हम सेवा भाव से अगर आप ऐसे परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहेंगे, मैडम धैया और राजकुमार जी, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस बिग डिबेट को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज की बड़ी बहस है, गर्म होना लाजमी है और बहस में ब्रेक से पहले काफी गर्मा गर्मी हो गई थी संतोष धैया जी और राजकुमार सैनी साहब में। लेकिन मेरा सवाल उस वक्त चल रहा था हवा सिंह सांगवान साहब से, जो रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। सांगवान साहब, ये जो सेना बनाई जा रही है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की जा रही है, शब्दों के चयन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, कहां पर लेकर जा रहे हैं आप आने वाली पीढ़ी को आरक्षण के नाम पर? आपसे मेरा तात्पर्य आप दोनों समुदाय से भी है, ओबीसी से भी और जाट समुदाय से भी। कहां पर लेकर जा रहे हैं? प्रजातंत्र में किसी भी जाति को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का अधिकार है और उसका अधिकार बनता है सरकार देगी या नहीं देगी। लेकिन जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो किसी भी जाति को अधिकार नहीं है कि हमारे काम में रोड़ा अटकाए। यदि जाट ऐसे करते हैं तो हम समझो हम बकवास कर रहे हैं। यही बात है, सिद्धांत की बात कर रहा हूं मैं कि ये इन लोगों को कोई अधिकार नहीं हमारे बीच में आए। वो सरकार का काम है देखना कि हमारा अधिकार कितना बनता है, कितना नहीं बनता है। लेकिन जिस प्रकार से सैनी साहब जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार की बातें हैं, जो कोई रिलेवेंट नहीं कहीं भी और होना भी नहीं चाहिए। तो ये बात समझने की भड़का रहे हैं लोगों को, आपस में जो द्वेष पैदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार के सारे बन रहे हैं। ना देना तो ये सरकार का काम है। सैनी साहब बीच में इसमें टांग अड़ा रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं ना किसी के फटे में टांग अड़ाने वाली बात है, वो कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण इन्होंने ना देना है ना लेना है। तो कहां तक सही है सांगवान साहब, अगर ये तर्क इनका माने? देखिए, वैसे बीजेपी को अपनी पोजीशन तो साफ करनी चाहिए ना इस इशू पे। हाँ। कि जाटों को देना है तो जाटों को देने के लिए आगे को कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि ये शब्दों की जो जंग है ना, ये बहुत जल्द ये जंग ट्रांसलेट हो जाएगी बाकी जंग में, खून खराबे में जाएगी। एक आराम से चली एजिटेशन जो पटेलों की है, उसमें एक ही दिन में 10 लोग मारे गए। अब खतरा वही इसी किस्म का होगा कि घिराव किया, पानी नहीं पहुंचाया, दूध नहीं देने दिया, ये चलो सिंबॉलिक सही, पर उससे भी ये बात निकलेगी आगे। सवाल ये है कि इस वक्त जो देश की राजनीति है वो ये मांग करती है, जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, खेती से जुड़ी समस्याएं, उनका को हल ढूंढा जाए, ताकि और लीडर भी गुमराह ना करें। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर गुमराह नहीं करते, बाकी जातियों के लीडर भी गुमराह करते हैं, उनकी भी अपनी एक साख बनानी होती है। सवाल यह है कि आज वक्त आ गया है
कि आर्थिक आधार पे SC ST को छोड़ के बाकियों का आर्थिक आधार पे संरक्षण होना चाहिए। इसको जात से, इसको बाकी चीजों से निकाल लेना चाहिए। जाट अमीर भी हैं, जाट गरीब भी हैं, पर ये गरीब भी हैं, जो बात है भी ये हैं। सभी समुदाय में लागू और कहीं ना कहीं सभी समुदाय में SC ST को छोड़ सकते हैं अभी कुछ देर के लिए। आपके पास लेकिन इसके लिए ये आखिरी पड़ाव है डिस्कशन का। एक सेकंड, इसके लिए कम से कम राजनीतिक पार्टियों को पहल करनी पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि वो भी शरारत के मूड में है। नहीं, कोई दिखाएंगे नहीं इतनी हिम्मत, क्योंकि बहुत वोट बैंक की राजनीति चल वो रही भी है ना। इस किस्म की राजनीति सैनी नहीं साहब, करना चाहते। आपके पास हम आ रहे हैं, आप ये जो मुखालफत है इसको करके सब मुखालफत कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मुकेश साहब, जाट एक सेकंड। जैसी सारी जातियों को क्यों नहीं ले लिया जाता, क्यों छोड़ रहे हो किसी वो- को? जातिगत आरक्षण, वो जो है जातिगत ना, आरक्षण की बजाय जो है ना, आवाज़ आज सारे समाजों की गिनती वो करो, भी यही कह रहे हैं और सभी को दे दो। आपको देने में कोई आप दिलाओ सबको, कौन मना कर रहा है मैं रोज आपको? ये बात आपको अधिकार नहीं है ये बोलने बात का। कहता हूँ कि 5 लाख ये गलत बात है। क्रीमी लेयर ओबीसी के अंदर है, तो फिर उसमें राजपूत को क्यों छोड़ा जाए? किसी पंजाबी का कोई घर में गरीब नहीं है। मेरे पास फैक्ट्री में 50 और 6 लाख की है, आपको पता नहीं है ना, यही दिक्कत है। और नहीं, तो 6,000 वो वाला तो कह रहे हैं ना, वो तो आपकी पार्टी आपकी गणना करके और दोनों जगह पे आपकी सरकार है ना, केंद्र में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है। आप कहिए कि वो कहें कि हम जो आरक्षण है वो हम आर्थिक आधार पर लागू करना चाहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, सभी के लिए मांग लें। और ये जो है ना, अपनी जाट की बात जेरियां उठा करके ये कल्ले जाट अगर खड़े हैं जी दहिया जी, तो सभी को लेकर के ये क्यों नहीं मांग करते? राजकुमार सैनी जी की अपनी जो व्यू है ना वो क्लियर नहीं है। और एक बार तो उठाएंगे ये कहते हैं उन सबको दे दीजिए, एक बार ये कहते हैं ओबीसी मिनट, को। एक मिनट। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहना क्या मुकेश जी, मैं एक मिनट चाहते हैं। बोलूं। मैं ये कह रही हूँ, मैंने अभी एक बात कही कि अगर इन हाँ, एक कम्युनिटी मिनट, जो आते हैं 5 आपको। कम्युनिटीज इकट्ठी हुई हैं, अगर उनको आरक्षण मिलता है तो हम वो सुनिश्चित करेंगे जो ओबीसी के भाई हमारे 60% है इस देश में, क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? हर कम्युनिटी में आज गरीब है, अमीर है। जाटों में जब गरीब है और हम अपने हक की बात करते हैं सरकार से, तो ये हमारा अधिकार है। लोकतंत्र में हम अपनी बात रख सकते हैं। आज की जो परिचर्चा है इसमें ये मान के चले कि संतोष दहिया कह रही हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण का आंकड़ा है वो 27% से बढ़ा के 60 कर दिया जाए। बिल्कुल, और ओबीसी में वो सारी कम्युनिटीज आनी चाहिए जो राजपूत हैं, जितने भी जो कम्युनिटीज हैं जो हाथ से काम मतलब करके बचना अपना नहीं गुजारा चाहिए करती बिना हैं। आरक्षण के कोई, है ना? बिल्कुल, अगर हमें आरक्षण मिलता है तो हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि ओबीसी को, टोटल ओबीसी को 60% दिया जाए। करने का कोई तरीका बहुत ढूंढा बहुत है, बढ़िया, तो बहुत वो बढ़िया यही दहिया जी, तरीका आपने है। तो सारे लेकिन मेरा समुदायों ये को खुश मानना कर है दिया। कि अगर आरक्षण इसीलिए बिल्कुल जीरो इसीलिए करना जो है, आपका तो क्या डेजिग्नेशन है वो भी SC, BC के वही कहते हैं साथ उन लोगों का भी सर्व जात सर्व खाप, यानी सारे समुदायों को आपने खुश कर दिया। बहुत बहुत क्या कोई स्वागत कटारिया योग्य या बयान है कोई आपका। सलजा या कोई और अदर जी। या कोई जनरल सीट से ये लड़ने देंगे किसी को? एक भी आदमी है SC का, एक जी, भी जी। आदमी है कमजोर तबके का भट्ट साहब। देंगे। और ये वो हमें स्पष्ट बर्दाश्त है नहीं है। कि जिन लोगों के सत्ता हाथ जो में ये खेलती रही है बड़ा वो घबरा हर रहे किसी को साथ भट्ट में साहब, देंगे। जो देखिए, पिछड़ा आयोग है, लोकतंत्र में- पिछड़ा आयोग का जो आरक्षण है, ये दहिया जी कह रही हैं कि पिछड़ा आयोग का जो आरक्षण है ये 27 से बढ़ाकर 60 कर देना चाहिए। एक बड़ा बयान दिया है, इस बयान को कितनी वैल्यू मिलती है ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन आप खुश हैं अगर 60% कर दें और फिर उसमें जाटों को ले आए तो? ये दहिया जी कह रही हैं कि पिछड़ा आयोग का जो उसका कोई कानूनी इजाजत नहीं देता। 50% से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। 50% मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, बात समझने की कोशिश करिए। इनका ऐसा है, ये कोई बात नहीं है 60% की, ये हमारा हक तो पहले खाई बैठे हैं। आप आरक्षण की जहां तक बात करते हैं ना, 27% तो ओबीसी के पास है, वो भी इसमें भी फर्क है सर। जो 27% है उसमें से 10% तो केवल जो फर्स्ट क्लास जो गजेटेड पोस्ट है उसके अंदर है। जो 27% वो 4th क्लास के अंदर है हमारा आरक्षण ना। और दूसरे जो हमारे SC ST भाई आ गए उनको मिला के 49% आरक्षण है हमारे पास। 51% तो 5-7 जातों के पास है, चाहे वो भले ही वो जाट हैं, पंजाबी हैं। 51% में तो ये लोग हैं। आप ये मुझे बताइए कहां 49% और कहां 51% में तो 6-7 कौम में, और 49% में लगभग पूरे हरियाणा की लगभग कोई 80-82 से ज्यादा कौम में है। तो हमें हमारा कहां मिला? 60% की ये बात कर रहे हैं, 60% कैसे दे देंगे हमें?
नंबर और दूसरी बात ये सांगवान साहब कह रहे थे भी सैनी साहब ये फूट डालने का काम नहीं कर रहे, इन्होंने तो इकट्ठा करा इस समाज को, जो बिखरा पड़ा इकट्ठा करा कि भाइयों इकट्ठे हो जाओ, वरना बहुत बड़ा एक ये भूचाल आने वाला है, आपके ऊपर बड़ी आंच आने वाली है। तो आरक्षण चाहिए, ये जो और सैनी साहब हैं वो कह रहे हैं कि आरक्षण तो बेशक दे दो इनको, लेकिन उस 27% में से मत दो, क्योंकि वो 27% जो है वो ओबीसी का अधिकार है। तो आपको आरक्षण चाहिए या उसी कोटे के अंदर आरक्षण चाहिए, ये बात आप भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज के हालात के मुताबिक 27% में हम इसलिए मांग रहे हैं कि रिजर्वेशन 27% तक है। हाँ, ये वाली बात आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का, मैडम को भी बताइए ये वाली मैं ये बात। कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इंदिरा साहनी केस में ये क्लियर कर दिया था कि 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन जैसे संतोष दैया जी कह रहे हैं कि इसको 60 कर दे, 70 कर दे, कैसे कर दें? सुनिए मेरी बात आप, और ठुकराल जी भी कह रहे कैसे कर दे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के अंदर उसके संविधान संशोधन को कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको रोक नहीं सकता। अच्छा, फिर आरक्षण कितना हो जाएगा जरा मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोक सकती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में कहा है कि आर्थिक आधार होना चाहिए। सुप्रीम नहीं, सुखराल जी बात सुनिए, बात आप, उसके 3 हैं, आर्थिक आधार है, सामाजिक आधार है और शिक्षा के ऊपर है। ठीक है, तीनों चीजों तो कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है। इंदिरा साहनी में तो उन्होंने सिर्फ एक कमीशन बनाने के लिए कहा था कि आप इसका एक कमीशन बनाए, स्थायी कमीशन। पहले जितनी रिपोर्ट आई, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी वो मंडल कमीशन स्थायी कमीशन नहीं था। अब उन्होंने कहा स्थायी कमीशन बनाओ, जिसके अंदर एक हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, एक ओबीसी वर्ग का व्यक्ति हो। जी बिल्कुल, आज जो परिचर्चा है इसमें हम वैसे में दिक्कत क्या है, कोशिश ये कर रहे थे कि आज दोनों इसमें मांगेंगे बड़े पक्ष हैं, एक वो पक्ष जो जाट आरक्षण के पक्ष में 28 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली सील करने की चेतावनी दे चुका है। आज उनके सबसे बड़े नेता इस पैनल में मौजूद थे। राजकुमार सैनी, जो जाट आरक्षण की मुखालफत करके आप अभी तक जिनको सुर्खियों में पा रहे हैं, वो हमारे साथ इस पैनल में मौजूद थे। कोशिश यही थी कि कुछ हल निकले, लेकिन यह हल इतनी आसानी से शायद निकलने वाला नहीं है। लेकिन ईटीवी की कोशिश है कि बातचीत के जरिए, बिना किसी हिंसा के, अगर ये बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। ईटीवी की कोशिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन आज की ये बहस समय के अनुसार अब यहीं पर समाप्त हो रही है। इसका रिपीट टेलीकास्ट आप देख पाएंगे रात 12:30 बजे। आप कहीं मत जाइए, ईटीवी हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कल मिलते हैं इसी चैनल पर रात 8 बजे बिग बुलेटिन के नए मुद्दे के साथ।